Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for Basic Electronics. तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आज ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5 है, वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। हो सकता है आपका लेक्चर से कम बेश हो, तो मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि आपके 2 सेक्शन है। दोनों सेक्शन की तरतीब से हम चलते चले जा रहे हैं। जैसे आपके बाद जो अगर अगले ग्रुप का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नाम दूंगा। आपने तरतीब से इनको सीखना है, समझना है। अच्छा, वीडियो लेक्चर में ये भी होगा कि कुछ चीज़ें हम रिपीट भी करेंगे। तो जैसे आपको कुछ समझा दिया और उन्होंने वीडियो लेक्चर देखी और बस जो चीज़ें उनको प्रॉब्लम करेंगी फिर मैं उनको सिर्फ रिपीट करूंगा, उसके बाद जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा। यही चीज़ आपके साथ भी है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो सेमीकंडक्टर डायोड समझने से पहले हम सेमीकंडक्टर को जरा से रिवाइज करते हैं। थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ चुके होंगे, अगर जो ना पढ़े तो उनके लिहाज से भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो तरतीब से होते हैं। एक खास लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उससे अगले लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उससे अगले लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। इन लेवल को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। इन लेवल को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट का। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लाइक दिस। अच्छा, बाकी ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, इसकी काफ़ी डिटेल है। हम उस डिटेल में फिलहाल जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ उस हद तक अपनी इंफॉर्मेशन मालूमात लेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में दो, ठीक है जी, सेकंड में 8, और उसके बाद बाकी जितने रह जाते हैं 8 फिर 18। और एक तरतीब के साथ अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा उसके ऑर्बिट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कम ऑर्बिट बनेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा 32 है, ये सिलिकॉन है, इसमें 14 प्रोटॉन है और 14 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और उसके बाद 4। तो टोटल कितने हो गए? 2 8 ये हुए 10 और आखिर में 4 14। अब 32 के लिहाज से देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए। इसका मतलब है कि किसी एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। फर्स्ट में अगर 2 हैं तो दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 18 हैं। अब देख लीजिए, गिन लीजिएगा, अगर कमी बेशी हो 12। और उसके बाद अगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि उसके बाद 18 के बाद 28 हैं या 32 है, कितने, लेकिन 12। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें 32 हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, ये हो गए 10 और तीसरे में 18। 18 और 10 कितने होते हैं? 28। और 32 में से 28 तो ये होगा, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 आपके पास सबसे आखिरी ऑर्बिट। ये जो सबसे आखिरी ऑर्बिट है इसे हम वैलेंस ऑर्बिट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? वैलेंस ऑर्बिट। सबसे आखिरी ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट का नाम देते हैं। अब इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिलिकॉन के 4 और इसके 4। तो एक तरह से ये इनमें कॉमन चीज है। अच्छा, ये इमेज आप देख रहे हैं, सिलिकॉन आपके पास जब इसको निकाला जाता है कुछ इस फॉर्म में है और जर्मेनियम कुछ इस फॉर्म में है। तो इसकी इमेजेस मैंने नेट से लेके यहाँ पे पेस्ट कर दी और इसके केमिकल या एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सिलिकॉन का ये, जर्मेनियम के ये। और सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, तीन चीज़ें। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तीन चीज़ें। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। कौन सी रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, इंसुलेटर में बहुत ही ज़्यादा। और कंडक्टर में बहुत कम एनर्जी से आप चार्जेस को
मूव कराएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे। अब बाकी रहेगा आपके पास सेमीकंडक्टर। ना तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना अच्छे इंसुलेटर, यानी ये कहीं दरमियान की चीज है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ आई तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे जरा रिप्लाई दीजिएगा। जी बेटा, अगर यहाँ तक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है जी, इनकी इलेक्ट्रिक नेचर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की या इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस के लिहाज से हम बात करते हैं कि कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, इंसुलेटर की बहुत ही ज्यादा, सेमीकंडक्टर की इन बिटवीन। फिर हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि हमने ये डिस्कस किया था कि थोड़े से एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम को हमने डिस्कस किया। इसमें कॉमन चीज क्या है कि इसके सबसे आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी नादिर अली। नादिर अली। अच्छा, ये कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है? तैमूर मुझे बताइएगा। सर एक्स्ट्रा नहीं है, सारे अपने स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। तुषार जी, माइक तो एक्टिव करके जवाब दें, हाँ ना में कह दीजिए ना। शहबाज बस लॉग इन करके माशाल्लाह से नाश्ता करने चले जाते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे आते हैं हम इसकी तरफ, मजीद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। दोबारा इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ना, यहाँ पे आपके पास ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम, अगर ये प्योर फॉर्म में हो तो सिलिकॉन के एटम्स होंगे आसपास, सिलिकॉन के आसपास सिलिकॉन 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 ही होंगे, और जर्मेनियम के आसपास जर्मेनियम के एटम्स होंगे। अब इनमें एक बॉन्डिंग होती है, ये कनेक्टिविटी होती है। किस तरह की कनेक्टिविटी होती है वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम में हमने 4 इलेक्ट्रॉन को शो किया। इस तरह ये जर्मेनियम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया। ये जर्मेनियम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया। इस तरह सिलिकॉन को आप देखिएगा, एक, दो, तीन। अब यहाँ देखिए कुछ तीन के बजाय एक ये और एक ये, ठीक है जी। ये मैं इंशाल्लाह आपको भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। और यहाँ पर भी एक, दो, तीन, और यहाँ पर दो आपको नजर आ रहे हैं। एक, दो, तीन, यहाँ पे दो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, यहाँ पे दो। असल में होगा क्या कि हमारे पास एटम अपनी स्टेबल हालत में आने की कोशिश करता है। स्टेबल हालत में अगर आप थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, या मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें आप देखिएगा ना, अगर इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता, फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिहाज से इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटम होते, तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। अगर एक एटम होता तो हम इसको, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम इसको स्टेबल समझते, और अगर कम होते तो अनस्टेबल। इस तरह दूसरे के लिहाज से आपके पास स्टेबल कंडीशन क्या है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट के मुकर्रर हैं। अगर उतने ही हों तो वो एटम, अगर वो ऑर्बिट आखिरी हो और इसके जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो एटम है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। स्टेबल का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको लास्ट ऑर्बिट में, तो उतने तो उसको मिल गए, तो मजीद ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, तो स्टेबल स्टेट है। और एक और स्टेट ऐसी है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी उसमें पॉसिबल हैं, किसी शेल में देखिएगा, यहाँ सिलिकॉन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है और थर्ड है। अब थर्ड ऑर्बिट में जो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वो 18 है। कितने हैं? 18। अगर तो 18 है तब भी वो ऑर्बिट स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है कि आपके पास इसमें 8, कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर भी वो जो शेल है वो स्टेबल होता है। लेकिन अभी कितने इसमें, इसका आखिरी शेल में या ऑर्बिट में कितने? 1, 2, 3, 4, और इसके भी 1, 2, 3, 4। अब चाहिए कितने इसको? या तो जितने
मैक्सिमम पॉसिबल है उतने होने चाहिए थे, या दूसरे केस में 8 होने चाहिए थे। अब ये 8 वाला केस हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की तरफ गौर कीजिएगा। ये सिलिकॉन है बीच वाला, इसके अपने सबसे आखिरी वाले शेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने हैं? 4। इसके भी सबसे आखिर में 4 हैं, इसके भी सबसे आखिर में 4 हैं, इसके भी सबसे आखिर में 4 हैं, इसके भी सबसे आखिर में 4 हैं। अब होता ये है कि ये जो बीच वाला सिलिकॉन है और इसके सराउंडिंग के सिलिकॉन इस राइट वाले और बीच वाले के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। देखिए ना, कि जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं उसमें से एक इस एटम का है और एक इस एटम का है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका ताल्लुक दोनों से होगा, इस सिलिकॉन से भी और इस सिलिकॉन से भी। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे देखिएगा इस सिलिकॉन के हमने 4 में से 3 को आपने छोड़ दिया और एक को शेयरिंग में लगा दिया। इस सिलिकॉन के 4 में से 3 को आपने छोड़ दिया और बाकी एक को क्या किया आपने? शेयरिंग में लगा दिया। किसके साथ? इस सिलिकॉन के साथ। अब इस बीच वाले सिलिकॉन के अपने इलेक्ट्रॉन तो हैं, आउटर शेल के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब शेयरिंग में इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग भी कर दी है, तो अब हो गए 5। बिल्कुल इसी तरह इस दरमियान वाले सिलिकॉन ने इस वाले सिलिकॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है और लेफ्ट वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है और बॉटम वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। 4 तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने सराउंडिंग से की। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल में, तो वो एटम स्टेबल हो जाता है अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब उसमें से ना इलेक्ट्रॉन ने निकलना है ना आना है। अगर मजीद इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे तो वो अ, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कि आपके पास ऑलरेडी कितने हैं, वो स्टेबल स्टेट है। आप कुछ निकालना चाहेंगे तब भी बहुत हैवी रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, हमने तो दरमियान वाले की बात की कि इसमें तो हो गए 8। 4 इसके अपने, एक बाकी 4 जो सराउंडिंग है उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो 4 इसके अपने और एक एक इन चारों के, ये हो गए 8। अब यही सिलसिला बाकियों के साथ भी होगा। यहाँ तो फिर हमने एक सिलिकॉन और उसके सराउंडिंग 4 को दिया। अब राइट वाले को देखिएगा, इससे भी ऊपर नीचे दाएं एक एक सिलिकॉन है। इसमें ऊपर वाले यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, यानी इसका अपना इलेक्ट्रॉन वहां से भी रिलेटेड होगा और उस वाले का, ऊपर वाले का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इसके साथ भी मुंसलिक हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके यहाँ एक इसका अपना और एक जो नेबर सिलिकॉन आइटम है उसका इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल यहाँ पर भी एक अपना और एक नेबर का होगा। बिल्कुल यहाँ पर भी एक अपना इलेक्ट्रॉन होगा और एक नेबर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी एक अपना और ये 2, एक अपना एक नेबरहुड का 2, एक अपना एक नेबरहुड का 2, तो ये 2 4 6 और 2 आपको यहाँ के लिए नजर आ रहे हैं 8। तो इस तरह ये सिलिकॉन एटम भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ऐसी सूरत में जब भी कोई मटेरियल्स के आइटम स्टेबल हो जाए तो वो ना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी। तो उस वक्त वो एक्ट करेंगे एज अ गुड इंसुलेटर। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो चार्जेस का मूव होना जरूरी है, ये चार्ज को मूव करने के लिहाज से इनका स्ट्रक्चर तो मदद नहीं करेगा। अब यही चीज यहाँ पे देखिएगा, जर्मेनियम है। जर्मेनियम ये जो इस किस्म की बॉन्डिंग जिसमें हम एक एटम और उसके साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी मुंसलिक होगा और इसके साथ भी मुंसलिक होगा। इस किस्म की बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस किस्म के बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लें। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह वगैरह उसको हम फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा टॉपिक भी नहीं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक साथ वाले जो 2 एटम है दोनों के साथ होता है। अब यही चीज आपको यहाँ नजर आ रही है कि जर्मेनियम ये वाला और जर्मेनियम ये वाला। इसकी जर्मेनियम के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें 4 है, इसकी आउटर मोस्ट में 4 है, इसका आउटर मोस्ट में 4 है, इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये बीच वाला इन ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले जर्मेनियम से अपने और इनके आउटर जो शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना शुरू करेगा। तो आप देखिए ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये दो हो गए और ये दो। तो इसकी जर्मेनियम के आउटर मोस्ट है जो ऑर्बिट है इसमें इस शेयरिंग के साथ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी जो स्टेबल स्टेट आ जाएगी। अब स्टेबल स्टेट जब आ जाती है तो मटेरियल विल बिहेव लाइक अ गुड इंसुलेटर। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए थे उतने तो मिल गए, अब वो क्यों किसी को दे या किसी से क्यों ले? ना तो इलेक्ट्रॉन देना ना लेना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इस किस्म की जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। किस किस्म के सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर, चाहे इसको ले लें या इसको ले लें, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे हम पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में आपको ये चीज भी नजर आएगी। तो यहाँ तक मुझे जरा रिप्लाई दीजिएगा, आप पार्टिसिपेंट जितने स्टूडेंट है बेटा रिप्लाई दीजिएगा जरा मुझे। किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताइएगा जो शुरू से शामिल है इस क्लास में। जी जी तुषार। जी सर, आपने बताया ना कि ये जो एक कंडक्टर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में जर्मेनियम में और सिलिकॉन। सर ये आपने बोला कि ये सेमी कंडक्टर है। सर सेमी कंडक्टर भी ये मतलब इसके अंदर भी वो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते। अगर जरा इसका आहिस्ता इलेक्ट्रॉन और जरा माइक में जरा जोर से बोलिएगा। सर मैंने बोला सर ये आपने बोला है जर्मेनियम और सिलिकॉन का ये एग्जांपल दिया है, ये हमारे सामने ये जो करंट पे पिक्चर्स पड़ी है ये स्क्रीन पड़ी है। जी जी सर आप सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस वजह से इनका ये और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें वो ना देने की और ना लेने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो टेंडेंसी ये नहीं है। होती है, टेंडेंसी नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होता, स्टेबल हो जाता है। जी जी स्टेबल हो जाता है, तो फिर सर ये सेमी कंडक्टर हो जाते हैं। तो सर ये सेमी कंडक्टर इनके अंदर भी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो सकती है ना। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की जरूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से लाएंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमारे पास इसकी टेंडेंसी चार्ज लेने या देने की दोनों हमने इसको खत्म कर दिए। तो इस वक्त खत्म कर दी। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा इंसुलेटर की तरफ पे करेगी। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमने बात की कि ये इस वक्त जो है ये सेमीकंडक्टर हैं लेकिन ये बिहेव करेंगे लाइक गुड इंसुलेटर। तो भाई इंसुलेटर और इसमें क्या फर्क आ गया? इंसुलेटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर सेमीकंडक्टर की हमें क्यों जरूरत पड़ी और सेमीकंडक्टर ने हमें क्या फायदा दिया? तो हम आगे देखते हैं इसमें कि प्योर फॉर्म में तो ये इस तरह बिहेव करेंगे, लेकिन अगर कोई आप जर्मेनियम या सिलिकॉन में या इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें प्रॉपर मिलावट करते हैं जिसको हम डोपिंग का नाम देते हैं, फिर इनकी जो कंडक्टिविटी वो वाजे तौर पर बढ़ जाती है। अभी जो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है ये इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, रेजिस्टर की या इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा, ये वाली स्लाइड बहुत अहम है, ये वाली स्लाइड बहुत अहम है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे देखिएगा, ये एरे ऑफ सिलिकॉन एटम, एरे का मतलब ये तरतीब से आपके पास सिलिकॉन एटम है। अब इस वाले सिलिकॉन एटम पे जरा गौर कीजिएगा, इसके ऊपर दो, दाएं तरफ नीचे और बाएं तरफ दो दो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो आपको दो दो नजर आ रहे हैं उनमें से एक एक तो उसके अपने हैं और एक ऊपर वाला और एक राइट साइड बॉटम और लेफ्ट वाले एटम के साथ इसने शेयरिंग की हुई है। तो ये आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम है, सॉरी सिलिकॉन है। जर्मेनियम में भी कुछ ऐसे ही है। अब अगर मैं कोई चीज इसमें ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़े यहाँ पे देखिएगा, ये स्लाइड में आपको फास्फोरस और बोरॉन लिखा हुआ नजर आ रहा है। फास्फोरस और बोरॉन से क्या होगा? देखिए, फास्फोरस भी एक एटम है और बोरॉन भी एक एटम है। फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे आउटर में कितने होते हैं? 5। अच्छा, यहाँ पे जो सिलिकॉन 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 थे सबके आउटर में 4 4 थे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये स्टेबल हो गया। अब मैंने बीच में फास्फोरस को ऐड किया, मिलावट की, इसकी डोपिंग की, तो इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 आउटर में।
तो 5 में से तो ये शेयरिंग करेगा, एक इसके साथ, एक ऊपर वाले के साथ, एक लेफ्ट साइड के साथ, और एक किसके साथ, बॉटम वाले के साथ। तो ये तो आखिरी जो 5 है इनमें से 4 तो शेयरिंग हो गई, बाकी एक का इजाफा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा। तो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन का बचना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो हम कहेंगे ये सेमीकंडक्टर किस टाइप का है, एन टाइप का है। ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। भाई सिर्फ फास्फोरस आप ऐड कर सकते हैं, और फास्फोरस के अलावा भी ऐड कर सकते हैं बोरॉन। पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर आपको आती हो, मैं तो एक अर्से से पढ़ के उसके बाद मैंने इसको रिवाइज नहीं किया। ये अलग बात है कि बीएससी लेवल तक मैं पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री भी। तो बोरॉन के आउटर जो शेल है, जो सबसे आउटर शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अब ये जो ब्लू है, मैंने किसी तरीके से फ्यूज किया जला के, या किसी तरीके से इस सिलिकॉन वाले जो एरे है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, मिला दिया, मिलावट कर दी। अब इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चार 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 टोटल 4 सिलिकॉन के एटम है। लेकिन इसके अपने जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है 3। इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो ज़ाहिर 3 में से एक तो इसने लेफ्ट के साथ शेयरिंग की, एक राइट के साथ शेयरिंग की, एक सबसे नीचे वाले, सॉरी बॉटम वाले के साथ शेयरिंग की। तो इसने शेयरिंग तो की 3 से, लेकिन ऊपर वाले के लिए अगर देखा जाए तो इसके पास तो है ही 3 इलेक्ट्रॉन आउटर में, तो ये ऊपर वाले को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप जरा गौर कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस स्ट्रक्चर में। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस स्ट्रक्चर में, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसको हम नाम देते हैं एन टाइप। अब इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप। ठीक है जी। तो इस सेमीकंडक्टर में जिसमें आप एक ऐसा मटेरियल आप ऐड कर लें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाए, तो उसको हम एन टाइप का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसको हम पी टाइप का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर है जी बेटा, बोलिएगा। मैं आपको यहाँ तक सर क्लियर है। ये वाला एक बार वापस से रिपीट कर दें सर। थोड़ा रिपीट कर लो बाकी स्टूडेंट बेटा। सर क्लियर है। थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए जिनको समझ नहीं आई हो। इसमें टाइम इतना कम होता है, सेशन आपका बंद ना हो जाए। एनी हाउ, जरा गौर कीजिएगा, हमने प्योर फॉर्म को डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। प्योर फॉर्म को हमने यहाँ डिस्कस किया था, और आपको ये बताया था कि शेयरिंग कुछ इस तरह होती है कि जो आउटर शेल है उसमें शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्ट्रक्चर या वो शेल या वो ऑर्बिट स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी। जब स्टेबल होता है तो ना इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की वो टेंडेंसी होती है, रुझान होता है, ना देने की। ठीक है। अब अगर ये तो खालिश या प्योर फॉर्म में है, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें ऐड करे तो उसके भी तो आउटर शेल होता है ना। आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, पॉसिबिलिटी है। अब डोपिंग या मिलावट करते वक्त हम देखते हैं कि कौन से एटम को हमने इस्तेमाल करना है। तो हम 2 तरह के यहाँ इस एग्जांपल में एटम को इस्तेमाल करें, फास्फोरस और बोरॉन। फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो जब उसने शेयरिंग करनी है तो उसके आसपास तो 4 हैं सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के दरमियान में हम इसको ऐड करते हैं। सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है, और इसके साथ हमने एक इस किस्म के मटेरियल जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसको हम कहते हैं पेंटावैलेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पेंटावैलेंट। पेंटा मीन 5। तो 5 में से 4 ने तो उसको शेयर करके इन जो साथ वाले सिलिकॉन को स्टेबल बना दिया। ठीक है जी। और उनको स्टेबल बनाने के बाद भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कैरियर का मौजूद होना, ये इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। और इस वक्त चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसको हम एन टाइप का नाम देते हैं। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके आखिरी शेल में या ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट।
अच्छा, इसने भी शेयरिंग करनी है तो जाहिर बात है, चार तो इसके नेबर हैं, चार में से तीन के साथ तो इसने शेयर तो करना है। पॉसिबिलिटी यही है ना, तीन ही है ना इसके पास आउटर में, लेकिन एक की कमी है तो इसके साथ शेयरिंग ये नहीं कर पाएगी। तो जो कमी है इसको हम होल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? होल। या उसको हम पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं, या उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इज देयर। तो ये एन टाइप है इलेक्ट्रॉन के इजाफे की वजह से, ये पी टाइप है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी मुझे क्विक रिप्लाई दीजिएगा, मुझे जरा सा क्विक रिप्लाई दीजिएगा बाकी स्टूडेंट भी। बेटा इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई नई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो रिपीट भी करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बन रही है तो आप इसको देख सकते हैं। और आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको तो शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा, तो उससे एक छोटी सी और बड़ी अच्छी एनिमेशन है, वो आपको मजीद इस चीज़ों को क्लियर कर देगी। उसी तक लाने के लिए यानी वो चार साढ़े चार मिनट की जो वीडियो मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो हम मूव करते हैं, मजीद आगे जाते हैं। ठीक है, अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं या ऐड करते हैं इसको। और पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट जो एटम्स हैं उसको हम इसको ऐड करते हैं इसमें, खालिस या प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है जी। इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म सेमीकंडक्टर्स हैव फ्यू एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। प्योर फॉर्म है कोई बहुत वो है कि इंसुलेशन बहुत ज्यादा इंसुलेटर है तो कोई खास उसका फायदा नहीं। लेकिन however when the characteristics of a pure semiconductor are altered through a process known as doping, ये जो इजाफा करना ना ये डोपिंग कहलाती है। ये इजाफा करना ये डोपिंग कहलाती है। में मैनी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी डेवलप। ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायोड। तो टाइम हमारा बहुत कम रहेगा, 1 मिनट से भी कम, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस स्लाइड के साथ इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम थे पिछले सेशन में कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। अब आगे आते हैं, देखिएगा इस डोपिंग को दोबारा यहाँ पे दोबारा शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफिक्स का फर्क है, शायद आपको उसकी समझ जाता बेहतर तौर पे आ जाए। देखिए सिलिकॉन है, इन सिलिकॉन के बीच में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जो इसके केमिकल सिंबल पी है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 में से इसने अपने सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन के साथ एक एक की शेयरिंग की, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब इस शेयरिंग की वजह से ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, इस फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। और सिलिकॉन तो ऑलरेडी शेयरिंग के साथ बाकी के साथ स्टेबल है और इस फास्फोरस के साथ भी स्टेबल हो गए। लेकिन यहाँ पे चूंकि फास्फोरस पेंटावैलेंट है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। बिल्कुल यही चीज आपको नजर आएगी एस बी यानी एंटीमनी में। एंटीमनी ये भी एक एटम है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेंटावैलेंट है। ये क्या चीज है? पेंटावैलेंट। तो दो 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 दो, ये हो गया 8। इन 8 में से 4 जो है एंटीमनी के हैं, और एक ऊपर वाले सिलिकॉन का है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और एक बॉटम सिलिकॉन का है। तो एंटीमनी इटसेल्फ तो स्टेबल है, लेकिन इस स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। अब बोरॉन को हमने डिस्कस किया था, बोरॉन को हमसे ये कहा था कि बोरॉन ट्राईवैलेंट एटम है। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या? इसके आउटर जो मोस्ट शेल है ऑर्बिट है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 में से इसने शेयरिंग तो करनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले 4 में से 3 के साथ शेयरिंग करनी है। तो देखिएगा इसके साथ शेयरिंग हो गई, नीचे वाले के साथ, और राइट साइड के साथ शेयरिंग हो गई, ऊपर वाले के साथ। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास 3, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस किस्म की इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इससे क्या होगा कि आपके होल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट्स अ होल। इस किस्म की इम्प्योरिटी जिसकी 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में
या ये पेंटावैलेंट हो, इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटी, इसको हम नाम देते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। तो डोनर इम्प्यूरिटी ये आपके पास। तो डोनर इम्प्यूरिटी कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्रिएट्स अ होल। तो डोनर इम्प्यूरिटी की वजह से आपको क्या मिल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस इज द डायोड। आप आगे देखेंगे जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे तो डायोड के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर मटेरियल से बने हुए डिवाइस है। इसके अलावा भी आपके पास पहले भी डायोड थे, वो वैक्यूम ट्यूब डायोड कहलाते थे। उनकी परफॉर्मेंस और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा थी इन सेमीकंडक्टर डायोड के मुकाबले में, और उनका साइज भी बहुत ज़्यादा था। तो semiconductor diode is the most basic device, a device that allows current to pass through it in only one direction। डायोड कहते हैं एक ऐसी डिवाइस को जिसने करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना है, ठीक है, जो दूसरे डायरेक्शन में नहीं फ्लो करने देना। यानी एक टर्मिनल से, चले आप समझने के लिए, से लेफ्ट से राइट टर्मिनल की तरफ अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं देना, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दैट डायोड। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस चीज को हम किसी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम चीज जो लैब में भी आप एक्सपेरिमेंट करते, अगर हमारे फिजिकल लैब अवेलेबल हो, तो व्हेन यूज फॉर दिस पर्पस डायोड्स आर टिपिकली रेफर्ड टू एज रेक्टिफायर। कि इसमें एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी वोल्टेज में। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन इज कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। इस डायोड की मदद से हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और तो इस काम को हम क्या क्या नाम देते हैं, रेक्टिफायर का। और इस किस्म के डायोड को रेक्टिफायर डायोड का नाम देते हैं। यानी ये प्रोसेस जिसमें एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, एंड द डायोड्स आर नोन एज रेक्टिफायर डायोड। अब डायोड की एक अपनी पूरी दुनिया है। आप यहाँ देखिएगा इस स्लाइड में आपको काफी डायोड की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त नजर आ रही है। फोटो डायोड है, कांस्टेंट करंट डायोड है, जेनर डायोड है, शॉर्टकी डायोड है, और भी बहुत से लेजर डायोड है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, पिन डायोड, तो वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, इन सब के अलग अलग एप्लीकेशन है। हमारे सिलेबस के लिहाज से हमने बेसिक डायोड को पढ़ना है और उसके स्ट्रक्चर को समझना है। आगे आप इंशाल्लाह आप जैसे कि इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से, तो आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। तो आपके अपने सिलेबस में हम थोड़ा सा एलईडी डायोड को देखते हैं, जेनर डायोड को और सिंगल डायोड को देखते हैं, लेकिन तमाम डायोड को हम डिस्कस नहीं करते। सेमीकंडक्टर मटेरियल को जरा सा दोबारा से हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर कंडक्ट लेस देन मेटल कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर। यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की एक चीज होती है। सम कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल और सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। इसके अलावा भी है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन है, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन इज द मोस्ट वाइडली यूज semiconductor material in the electronics industry. Almost all diodes, transistor, ICs manufactured today are made from silicon। तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को आपने समझा, ये एक सेमीकंडक्टर है, इससे डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब हमने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, are semiconductor in their purest form. An example would be a semiconductor crystal with only silicon atom। एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम हो, तो हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल का नाम दे दीजिएगा। लेकिन अगर इसमें दरमियान में इम्प्योरिटीज हो तो हम इसको इंट्रिंसिक नहीं बल्कि एक्सट्रिंसिक का नाम देते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है इसमें आपने इम्प्योरिटी या बाय नेचर है, कुदरती तौर पर है, या आपने अपने इस्तेमाल के लिहाज से इसमें खुद इम्प्योरिटी
इंट्रोड्यूस किए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर सेमीकंडक्टर विद अदर एटम्स मिक्सड इन, यानी दूसरे एटम को हमने इसमें मिक्स किया। दीज अदर एटम्स आर कॉल्ड इम्प्योरिटी एटम्स। तो हमने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया था उसको जरा सा देखते हैं। तो ये वाली स्लाइड, ये सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिलिकॉन के अलावा फास्फोरस और यहाँ पे बोरॉन है, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे फास्फोरस या बोरॉन को हम इम्प्यूरिटीज एटम का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो इसी का हमने वहाँ पे तस्करा किया। दीज अदर एटम्स आर कॉल्ड इम्प्यूरिटी एटम। ठीक है जी, तो उसको जरा दोबारा देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आपके पास प्योर फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन होल बराबर होते हैं, स्टेबल स्टेट है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में इसके दो टाइप होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। एन टाइप के लिहाज से आप जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। अच्छा, एन टाइप के लिए आप पेंटावैलेंट मटेरियल या एटम्स इस्तेमाल करते हैं। पी टाइप के लिए आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल गैलियम और बोरॉन, इंडियम, और ये एल शायद एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है। इसी चीज को हमने दोबारा यहाँ से देखना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव ओनली अ फ्यू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। देखिए, अगर इंट्रिंसिक है, प्योर फॉर्म है, तो एनर्जी देने से, ज्यादा एनर्जी देने से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो बहुत कम होंगे। और तो अमूमन प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रॉन का होना ना होना बराबर होगा। तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन को स्टेबल स्टेट से निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर गर्मी ज्यादा हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो स्टिल at room temperature, therefore they are still relatively good insulator। अगर प्योर फॉर्म में है तो बहुत अच्छे इंसुलेटर है सेमीकंडक्टर। द प्रोसेस ऑफ डोपिंग impurity atom is called adding impurity atom is called doping। impurity atom अगर आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं डोपिंग का। क्या नाम देते हैं? डोपिंग का। तो डोपिंग alters the characteristics of the semiconductor, mainly its conductivity। तो डोपिंग की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हमारे लिहाज से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब इसकी रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। द इम्प्योरिटी आइटम हैव आइदर फ्यूअर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इम्प्योरिटी आइटम में या तो 4 से कम होते हैं या 4 से ज्यादा। 4 से कम मतलब 3 होंगे, 4 से ज्यादा मतलब 5 होंगे। इसकी वो एटम जो हम इजाफी ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ठीक है जी। एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स मोर लाइक एन इंसुलेटर देन अ कंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, वो उसने इंसुलेटर की तरह बिहेव करना है। ठीक है जी। The conductivity of an extrinsic semiconductor is greater than that of intrinsic semiconductor। देखिए, एक्सट्रिंसिक का मतलब हमने इम्प्योरिटी ऐड कर ली, या तो हमने इलेक्ट्रॉन का इजाफा किया या इलेक्ट्रॉन की कमी की। दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रॉन का इजाफा किया या पॉजिटिव चार्ज का इजाफा किया। तो चार्ज का इजाफा करना, ये क्या कहला, इसकी कंडक्टिविटी में इजाफा करके उस मटेरियल की। वो मटेरियल कैसा मटेरियल है सेमीकंडक्टर, लेकिन उसमें हमने कोई और मटेरियल का की मिलावट की है। द लेवल ऑफ कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट मेनली ऑन द नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स दैट हैव बीन एडेड ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस। अब देखिए ना, जब हम डोपिंग करते हैं, अगर हमने सिर्फ चंद फास्फोरस के एटम लिए, चंद फास्फोरस के एटम लिए, तो उसके लिहाज से चंद इलेक्ट्रॉन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इम्प्योरिटी आइटम जितने ज्यादा होंगे उतने जो इलेक्ट्रॉन है या होल है जनरेट होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा होल जनरेट होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। इलेक्ट्रॉन या होल ज्यादा बनाने के लिए आपको जो इम्प्योरिटी एटम है वो ज्यादा ऐड करना होंगे,
प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है जी। तो इसी चीज को यहाँ इन्होंने डिस्कस किया कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसमें ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन कितना इजाफा होगा, कितनी हम डोपिंग कर रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा जो है हम एटम उसमें ऐड कर रहे हैं, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। ठीक है। तो क्योंकि इस वक्त टाइम मेरे पास कम रह गया, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं तकरीबन 1:30 के करीब या 1:35 के करीब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आपको हमने यहाँ तक पिछले सेशन में डिस्कस किया था, इससे पिछली स्लाइड तक। अब हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप डोपिंग को दोबारा से। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एक सिलिकॉन है, इसमें फास्फोरस है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस सेटअप में, तो इसका मतलब है एन टाइप डोपिंग है। अब यहाँ पे ए एस आर्सेनिक ये इम्प्योरिटी है, ये भी यहाँ देखिएगा आपको एक इलेक्ट्रॉन इजाफी मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर है, ये डोनर इम्प्योरिटी है और ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। यहाँ पे देखिएगा गैलियम आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, इंडियम ये वो मटेरियल है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे एक कमी नजर आ रही है। ठीक है जी। तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। तो इस चीज को हमने पिछली स्लाइड में काफी हद तक डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं कि अब दो एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी हमने डोपिंग की, एक को एन टाइप बना दिया और एक को पी टाइप बना दिया। अब दोनों को इंडिविजुअली देखेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे, जैसे आपको ये चीज नजर आ रही है ना, पी का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों को हमने डिफ्यूज किया, गर्म करके डिफ्यूज किया, मिला दिया, ज्वाइन किया, तो पी एन जंक्शन बना। जंक्शन जोड़, ठीक है, जहां से ये मिलते हैं ये जोड़, ये जंक्शन, तो पी एन जंक्शन है। व्हाट इज दिस? अ पी एन जंक्शन। ठीक है जी। तो अ पी एन जंक्शन, यहाँ पे एक बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायोड शोइंग द सेपरेट पी एन एन रीजन। जब इस तरह हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं, तो इससे हमारे पास बन जाता है एक डायोड। क्या बन जाता है? एक डायोड। ठीक है जी। इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पी टाइप के साथ कनेक्टेड और एन टाइप साइड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। स्कीमेटिक सिंबल ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड शोइंग द एनोड एंड कैथोड टर्मिनल। ये आपके पास पी टाइप के साथ कनेक्टेड एनोड टर्मिनल है, एन टाइप के साथ कनेक्टेड कैथोड टर्मिनल है। ठीक है जी। तो पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है जी। इस तरह ब्लॉक के हिसाब से मैंने इसको शो किया, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये इसका सिंबल है, नॉर्मली हम इस तरह सिंबल इस्तेमाल करते हैं एन रीजन के लिए, या जहाँ पे हमने कैथोड टर्मिनल को कनेक्ट किया वो इस तरह एक सीधी सी लाइन होती है और एक फिल्ड ट्रायंगल है। ठीक है जी। और इस तरफ वाले हिस्से को हम एनोड का नाम देते हैं। ये सिंपल सिंबल है इसका। तो अब पी एन जंक्शन डायोड, a popular semiconductor device called a diode is made by joining p and n type semiconductor materials। आप p और n टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिला देते हैं तो इस तरह एक डायोड बनता है। द डोप्ड रीजन मीट टू फॉर्म अ पी एन जंक्शन। देखिए ये डोप रीजन है ना, पी सेमीकंडक्टर है तो डोपिंग की होगी, जब भी तो ये पी टाइप मटेरियल या, और यहाँ पे एन, इसको हमने सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। ठीक है। तो डोपिंग के बाद ही हम बनाते हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। द डोप्ड रीजन मीट टू फॉर्म अ पी एन जंक्शन। तो इस बीच वाले हिस्से को हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन, जहाँ पे ये मिलते हैं। डायोड आर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब है इनमें करंट का कि जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन से दूसरी तरफ पॉसिबल है, और लेकिन दूसरी तरफ से वापस आने के जो डायरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप देखिएगा, नॉर्मल हमारे पास दरवाजे होते हैं,
इनको आप एक रुख में खोल सकते हैं, दूसरे रुख में खोल नहीं सकते। दरवाजा मेरे घरों में है, अगर आप दरवाजा अंदर खुलेगा तो अंदर ही खुलेगा, बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। ठीक है जी, अगर बाहर की तरफ खुलेगा तो अंदर नहीं खुलेगा। नॉर्मली हमारे ऐसे दरवाजे होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के लिहाज से, डायोड के लिहाज से इसकी एक्शन को आप समझ सकते हैं कि एक तरफ के, या एक आपने, मुझे जरा यहाँ पे एक मैसेज आया, जरा मुझे बताइएगा कि आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, काइंडली जरा जी बताइएगा जी सर, आवाज वो स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है आपकी। प्रॉपरली, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। चलिए जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जो मैं कह रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि डायोड का एक्शन यूनिडायरेक्शनल या वन वे है, यानी आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल वॉल्व होते हैं, जैसे टायर वगैरह के साथ वॉल्व लगे होते हैं ना, अंदर की हवा, वॉल्व का मकसद क्या होता है कि अंदर की हवा बाहर ना आए, अगर वॉल्व प्रॉपरली काम करे। ठीक है जी, अंदर जो हवा है वो वही रहे, अंदर की हवा बाहर ना आए। ठीक है जी। और इस तरह हमारे पास और भी वॉल्व का सेटअप है। अगर आप वॉल्व खोलेंगे तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले डायरेक्शन को वो अलाउ नहीं करेंगे। तो diodes are unidirectional devices that allow current to flow through them in only one direction. तो थोड़ा सा इसको हम और मजीद समझते हैं कि जब हम ने दो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया। अच्छा, एन टाइप में होता क्या? एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन की फरावानी होती है, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या होल की फरावानी होती है। अच्छा, होल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। और ये हम शुरू से जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अब ये आपके पास जो होल आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये होल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है जी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का यानी इजाफा है। तो यही चीज जरा थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि यहाँ पे ऊपर वाले सेटअप में यहाँ फास्फोरस और आर्सेनिक अपने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजाफी है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इजाफी है। लेकिन ये आपके पास गैलियम जो नजर आ रहा है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है। अब जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का इजाफा है तो इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं, ये उनकी कोशिश होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चला जाए। और इस सेटअप की कोशिश ये होगी कि इलेक्ट्रॉन की, चूंकि इसमें कमी है, लेकिन इंडियम के देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो सेटअप है वो कुछ इस तरह बनेगा कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे इस रीजन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाए तो यहाँ पे क्या बनेंगे? होल। होल को हम पॉजिटिव चार्ज भी ट्रीट करते हैं, पोलर लाइक डेफिशिएंसी या कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इजाफा नेगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आ गए या नेगेटिव चार्ज आ गया, और उस रीजन में चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन, एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन और एक हिस्सा प्रोटॉन हो या पॉजिटिव चार्जेस हो, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस फील्ड के एक पोटेंशियल होगा जिसको हम वी बी का नाम देते हैं। ये कुछ इस तरह जैसे कि आपके पास एक छोटी सी बैटरी बन गई। देखिए, बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे इस हिस्से में नेगेटिव चार्जेस का हुजूम हो गया और इस हिस्से में पॉजिटिव चार्जेस का हुजूम होगा। अच्छा, तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं कि एक छोटी सी बैटरी है जिसका ये हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है जी, जब इनको हमने जोड़ दिया उस वक्त ये मामला शुरू हुआ कि जो चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू कर, भाई ये यहाँ कमी है तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो अट्रैक्शन ऑफ होल है तो या पॉजिटिव चार्ज, तो इसने यहाँ आना है और पॉजिटिव चार्ज है होल ने यहाँ पे आना। तो एक छोटी सी बैटरी का सेटअप बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तो एक लाइनें दिखाई, लेकिन प्रैक्टिकली एक
एक विड्थ होगी, उसमें बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। तो इस चीज को जरा और यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का इजाफा था, यहाँ पे होल का इजाफा था, तो इलेक्ट्रॉन वहां आना शुरू हो गए और होल इस तरफ आना शुरू हो गया। तो होल का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा इसका मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल का नाम देते हैं। देखें, अगर आप जरा गौर कीजिएगा, अगर पिछली वाली स्लाइड पर मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ तो हमने एक लाइन शो की, आप समझे यहाँ पे 2 3 4 5 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्जेस या होल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ इनका मजमा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या है, रिपल्जन है ना। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का हुजूम होना शुरू हो जाएगा तो मजीद इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मजीद यहाँ नहीं आ सकते। भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, ये इस तरफ राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन को जाहिर बात रिपेल करना शुरू कर देंगे, या क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो मजीद इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो सेटअप है वहीं पे रुक जाएगा। एक यानी इस वाले रीजन की एक विड्थ होगी, वो मजीद उसमें इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, तो होपफुली किसी हद तक ये क्लियर है। तो यहाँ पे इस विड्थ की एक अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वी बी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब उसके आप मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे कि मजीद इलेक्ट्रॉन का जाना मुमकिन ना हो, तो वो वीबी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये मुख्तलिफ मटेरियल सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए अलग अलग है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये नया कॉन्सेप्ट है, ये मुझे जरा बताइएगा कि ये किस हद तक आपको कोई प्रॉब्लम है ये समझ आ गई है। जी बेटा बोलिए। आपने एन और पी टाइप के मटेरियल को ज्वाइन किया तो एन होल की तरफ जाना शुरू कर, यानी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जमा हो जाना है और होल ने इस तरफ आ जाना है। तो एक तरह से छोटी सी बैटरी का सेटअप बनेगा, लेकिन ये मुसलसल जारी नहीं रहेगा। कहाँ तक रहेगा कि एक हद के बाद जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मजीद इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप लोग, मैंने अलाउ तो किया हुआ है जी। ये कौन है? शाबान राजपूत, बताइए जी। शाबान जी। सिया, जी सर। सियार आप अकेले हो, ये लॉगिन करके चले जाते हैं क्या? सर पता नहीं ये लोग चले जाते होंगे क्योंकि जवाब कोई भी नहीं नाम दे रहा। पुकारना शुरू कर दो अटेंडेंस के लिहाज से। विक्रम, जी सर, ये कर ले। जी सर, हम क्लास ले रहे हैं। काशिफ, यस। ये आवाज है ना पे, मोहम्मद, उमर दराज, ये भाई मनीष, वेटिंग में भेज दूं? मोनिश कुमार, सहार इकबाल, तो है नहीं, इनको वेटिंग में भेज दूं, क्या ख्याल है सियार साहब? जी सर, ये कर लें फिर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ ये बताया जा रहा था कि ये, हाँ जी, ये दो स्टूडेंट ने क्या किया भाई, कौन है भाई, बोलिएगा। सिर्फ वही, सहार इकबाल, विक्रम, ये हाथ ना उठाएं, कुछ पूछना हो तो फिर हाथ उठाइएगा, कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि किसी को यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है जो मैंने अभी तक समझाया आपको? नहीं सर, नहीं। जी बेटा, किसी में कोई और भी है या आप ही हैं सिर्फ? ठीक है, हम सर कंटिन्यू करते हैं। जी जी बोले। चले जी, हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब पी और इन रीजन को हम मिला देते हैं तो इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं और पॉजिटिव
या होल इस तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज या होल इस तरफ आते हैं, तो एक तरह से एक बैटरी बनना शुरू हो जाती है। अब इसका क्या असर होगा आगे हम देखते हैं। बैरियर पोटेंशियल VB ions create a potential difference at PN junction as shown in the figure। देखिए यहाँ पे एक जो हमने डिस्कस किया था, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगी। इसको हम बैरियर बैरियर कहते हैं रुकावट को। रुकावट का मकसद क्या है कि मजीद इलेक्ट्रॉन या मजीद चार्जर के फ्लो को आप रोक देते हैं। ठीक है जी, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उसके बाद एक वैल्यू के बाद आप इसने मजीद इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के फ्लो को रोक देना, तो इसलिए इसको बैरियर या रुकावट का नाम देते हैं, बैरियर, और इस वैल्यू को बैरियर पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। This potential difference is called the barrier potential and usually designated as VB. For silicon, barrier potential at PN junction is approximately 0.7 volt। यानी सिलिकॉन अगर आपने ये मटेरियल इस्तेमाल किया सेमीकंडक्टर तो तकरीबन 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम इट इज अबाउट 0.3 वोल्ट। ठीक है जी। बैरियर पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सटर्नली, ये क्योंकि इंटरनल सेटअप है, अंदर अंदर ये पोटेंशियल बनता है, तो कोई टर्मिनल तो हमने लगाया नहीं, तो हम कैसे इसको मेजर करते हैं, ये मेजर नहीं कर पाते। ठीक है जी। अब वो सेटअप क्या है इसको फिलहाल हम डिस्कस किए बगैर इस बात को मानते हुए कि हम इसको हम कैसे वो करते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे पता चल सकता है हमें। हालांकि डायरेक्टली यहाँ तो हम मीटर नहीं लगा सकते। The barrier potential cannot be measured externally with a voltmeter, but it does exist at the PN junction. The barrier potential stops diffusion of current carrier। Barrier potential का अमल क्या होता है कि मजीद जो है ना, करंट कैरियर कहते हैं चार्जेस को, ये मजीद चार्जेस यहाँ पे आने से इसने रोक देना है। अब यहाँ पे हमने एक दो टर्मिनल, दो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया और जोड़ दिया। ठीक है जी, ये सिलसिला बन गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो सकता है कि जो पी रीजन है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें और एन को नेगेटिव। एक तो ये सेटअप है, और एक दूसरा सेटअप हो सकता है कौन सा, कि पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक है जी, यानी पी को या तो नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या पॉजिटिव, और यही चीज आप एन रीजन के लिए कह सकते हैं कि एन को आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या पॉजिटिव। तो ये वाली सिचुएशन है जिसमें हमने क्या किया, किसी बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया था पहले से, तो यहाँ पे चार्जेस आ गए, यहाँ पे चार्जेस आ गए, यहाँ पे एक वोल्टेज इंटरनल डेवलप हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, फिलहाल इसको छोड़ के हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पी रीजन को पॉजिटिव के साथ आपने कनेक्ट किया, एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया। हमें पता है नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं बैटरी के, और पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बात करूँ, यहाँ होल है, ये क्या चीज है, होल है, तो इस पॉजिटिव ने, होल यानी पॉजिटिव चार्जेस को धकेलना है किस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। पहले चूंकि वो सेटअप रुक गया था, मजीद जो हमने देखा था बगैर बैटरी लगाए ये छोटे से रीजन बनने के बाद मजीद चार्जेस का यहाँ से यहाँ जाना रुक गया। ठीक है जी, या इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना रुक गया। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ इसको एक्सटर्नली बैटरी की मदद से हेल्प करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। या दूसरे लफ्जों में देखिए, नेगेटिव टर्मिनल को जब हमने इसके साथ कनेक्ट किया, इस टर्मिनल के नेगेटिव चार्जेस इस डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के नेगेटिव नेगेटिव रीजन के या एन टाइप जो रीजन के नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। अब एक तरह से जो पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था, उस फ्लो को ये क्या करेंगे, दोबारा स्टार्ट कर देंगे, जारी कर देंगे। लेकिन होता क्या कि जो ये वाले वोल्टेज की अब वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.1 रख दें तो ये सिलसिला नहीं होगा, 0.2 रखेंगे नहीं होगा। असल में हम यहाँ पे एक मेजरमेंट के लिए एक करंट या एमीटर लगा देते हैं। इस वोल्टेज की, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लैब अवेलेबल नहीं, तो आप करते कि डायोड लेते उसको एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते,
उसकी वैल्यू चेंज करते, पहले 0.1 करते, फिर यहाँ पे रीडिंग देखते, यानी मैंने एक तरह से यहाँ पे एमीटर लगाया, फिर 0.2 करते, 0.3 करते, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। 0.7 के बाद आप देखते जरा और बढ़ाते तो एकदम से यहाँ पे करंट की वैल्यू आना शुरू होती है। ये क्यों? असल में होता क्या कि ये जो रुकावट है इसकी अपने वोल्टेज की वैल्यू है 0.7। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, इसके असर को ज़ायल नहीं करेंगे, चार्जेस ने यहाँ से यहाँ नहीं जाना। तो जब इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 हो, उसके बाद ये फ्लो ऑफ चार्जेस विल स्टार्ट। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि हमने जो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर दिया। तो एक तरह से जब हम यहाँ पे एक वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते 0.7 करते, फिर यहाँ पे करंट को मीटर में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि इंटरनल जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0.7 है, यानी 0.7 से जरा आगे पे हमें करंट की वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये सेटअप जिसमें हमने पी रीजन को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन रीजन को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, वोल्टेज की वैल्यू को बैरियर पोटेंशियल से बढ़ा दिया, इस सूरत हाल को हम कहते हैं कि द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। आप देखिएगा, तो यहाँ पे इसको हमने वोल्टेज को और इसकी सिंबल के साथ डायोड को शो किया। पी टाइप और एन टाइप, ये देखिए ना, एन टाइप मटेरियल है एन रीजन को, और ये पी रीजन को। एन रीजन या नेगेटिव रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव रीजन को अपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। इसका असर ये हो गया कि बैरियर पोटेंशियल को आपने उसके असर को जायल किया, वो भी इस तरह के वोल्टेज की वैल्यू 0.7 या 0.3 से ज्यादा हो जाए, तो फिर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो बेटा मुझे ज़रा रिप्लाई दीजिएगा, पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस की समझ आती तो फिर नेगेटिव या रिवर्स बायस की आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ज़रा रिप्लाई दीजिएगा जी। बैटरी के साथ हमने इस तरह कनेक्ट किया कि पॉजिटिव पी टाइप रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। इस सेटअप को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और हमने आपको समझा दें कि फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि चार्जेस नेगेटिव, अब फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें, एक वक्त में हम एक ही टाइप के चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम उसकी बात करते हैं ना कन्वेंशनल करंट की, तो हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। एक वक्त में हम एक टाइप की करंट यानी इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, तो इस सेटअप में हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें। तो किसी को कोई इशू है तो बोलिएगा। ये हम हमारे पास मनीष कुमार दो ही है ना इस क्लास में। जी सर, एक मनीष है, एक मुनेश है। मनीष MA होना चाहिए 12। ओके, वी विल कंटिन्यू। सर कंटिन्यू करें जी, बोलिएगा जी। किसी ने कुछ पूछना सर चाहा? मैं आया हूँ। ये ना बोला सर करें, मैं सवाल पूछा करें बेटा, टाइम आपके पास कम है। ओके, सर मेरा क्वेश्चन फिर दोबारा बोले जी। बोले बेटा, मैंने आपको अलाउ किया, अनम्यूट कर दें। बोले बेटा, डरे नहीं। सर क्या हम जी बोले। सर क्या हम ऐसा सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें और एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें? जी जी, मैंने इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि दो तरह से कनेक्ट। जी। तो अब वो जो अगला अ, सेटअप है हम जी। अपनी स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बस सर यही पूछना था। ठीक है जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सेटअप जिसमें हमने पी को पी पॉजिटिव और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, ये है फॉरवर्ड बायस। इस सेटअप में आपके पास चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। तो ओवरऑल जो आपके पास ये एक रुकावट थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं आप लोग बताता चलूँ कि रुकावट खत्म उस वक्त होगी जब इसकी जो बैरियर पोटेंशियल जो कहीं 0.7 है और कहीं 0.3 है, उससे ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है जी।
अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस को इसी तरह शो किया कि जब ये इसका फ्लो शुरू हो जाता है, ऐसा है जैसे कि आपने डायोड को इस तरह इस्तेमाल किया जैसे एक स्विच है, स्विच को आपने ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करते हैं तो इस दोनों पॉइंट से आप करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, या दूसरे लफ्जों में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की रेजिस्टेंस को आपने मिनिमम कर दिया। ठीक है जी, ये एक स्विच है जिसको आपने ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी तो आपके पास है, तो द फ्लो ऑफ चार्जेस विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। अब हम आते हैं दूसरे सेटअप की तरफ, जिसमें आपने करना क्या है कि पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब देखा जाए, यहाँ पे आ गए थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन आ गए थे, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, और यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है जी, जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। अब मैंने यहाँ पे इस टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट किया। अब नेगेटिव टर्मिनल का असर क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है, इसने इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ सेटअप अजीब है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा देखता हूँ, बल्कि शेयर तो कर रहा हूँ मैं। तो इस नेगेटिव टर्मिनल में क्या किया कि यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब धकेलना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन बजाय यहाँ से रुकना शुरू हो जाएंगे। और इस पॉजिटिव ने क्या किया कि इस जरा मैं कुछ कंफ्यूजन हो रही है मुझे, मैं जरा देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो सेटअप बनाया रिवर्स बायस का, तो रिवर्स बायस में इस नेगेटिव टर्मिनल ने, इस नेगेटिव टर्मिनल ने, इसका असर क्या होगा कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव जो इस तरफ जाना चाह रहे थे वो पॉजिटिव उस तरफ जाने से रुक जाएंगे। और ये इस पॉजिटिव टर्मिनल का असर ये होगा कि एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाह रहे थे वो यहाँ से रुक जाएंगे, यहाँ से पीछे आना शुरू करेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल का, नेगेटिव चार्जेस का पीछे आना ऐसे जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन को पीछे खींच लिया। पीछे खींचने का मतलब है कि आपने यहाँ पे होल क्रिएट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ने होल को पीछे खींचना शुरू किया यहाँ से। जब इसने अट्रैक्ट किया तो जब होल पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के जो रीजन है ये बढ़ेगा और पॉजिटिव या होल का रीजन भी इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है या रुकावट वाली पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपके पास जो करंट का फ्लो ये रुक जाएगा। पोटेंशियल आपने बैरियर बढ़ाते जाएंगे तो जो पहले जो करंट के फ्लो के लिए आपने बैरियर पोटेंशियल को कम किया बल्कि जीरो कर दिया था, अब बैरियर पोटेंशियल या रुकावट वाले पोटेंशियल को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या किया कि इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये होल या पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ खींचा, और पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ खींचा। तो बजाय कि नेगेटिव यहाँ से अपने दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते, आप दोबारा इनको पीछे खींचना शुरू करते हैं। तो इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स बायस। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिहाज से एक छोटी सी एनिमेशन है, इसको देखते हैं हम। कि जब फॉरवर्ड बायस हो तो करंट इज देयर, और जब रिवर्स बायस हो देयर इज नो करंट। देखिए आपके पास करंट मीटर है। ठीक है जी, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि ये बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे गौर कीजिएगा। नेगेटिव को एन के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव को पी के साथ जोड़ दिया तो पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव, ये इस वक्त कौन सी बायस है, फॉरवर्ड बायस है, करंट आपको शो किया जा रहा है। लेकिन जब इसको नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर इसको रिवर्स बायस में हम ले आएंगे। नेगेटिव टर्मिनल तो आपने पी टाइप रीजन के साथ जोड़ दिया तो करंट विल बी जीरो। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऐसा है जैसे आप डायोड को एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में आपने स्विच को ऑन किया और रिवर्स बायस में आपने स्विच को ऑफ किया। स्विच को ऑन करेंगे तो करंट विल फ्लो, और स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट विल स्टॉप। ठीक है जी, फॉरवर्ड बायस, ये यहाँ पे जो आप लाइट नजर आ रही है एक सर्किट के रेजिस्टेंस है, तो आप देखिए रिवर्स बायस में नो लाइट। ठीक है जी, और फॉरवर्ड बायस में करंट के फ्लो की वजह से लाइट आपको नजर आए। तो ये छोटी सी एनिमेशन है। अब फर्दर हम आगे जाते हैं
ये सेल्फ रिव्यू आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। बुक से मैंने एज इट इज ले लिए हैं। 4 क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन आप सही समझते हैं इसका मतलब है आपने टॉपिक को समझ लिया। तो सबसे आखिर में जो मैंने आपसे रखे थे एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। टाइम कम रह गया तो मैं इस वीडियो को ऑन करूंगा और फॉरवर्ड करूंगा, आप सुनिएगा। ये लिंक मैंने दे दिया है, आप बाद में इस लिंक को इस्तेमाल कीजिए। टाइम की कमी की वजह से आप कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, लेकिन 12 लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप बाद में देख लीजिएगा। ये सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है। अरे बेटा आप तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहे थे, मुझे पता नहीं चला था। आप किस स्लाइड से स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई थी? ये स्लाइड आपने देखी है? जी बेटा बोलिएगा। जी सर, ये देखी थी। ये वाली? ये भी देखी थी। और अभी जो वीडियो दिखा रहा था ये नजर आ रहे थे आपको? नहीं सर, वीडियो नहीं नजर आ रही। शायद इन्होंने खुद शेयर को बंद किया कि वो उसकी वजह से। एनी हाउ ये लिंक आपको नजर आ रहे हैं ना? जी इस सर। लिंक आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं देखता हूँ इसको शेयर भी कर देता हूँ। आप इस लिंक में बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने इसको समझा